नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWS सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आज हम देखेंगे एक केस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और ये था निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी और फेयर ट्रायल। तो दोनों अधिकारों के बीच में एक बैलेंस की तरह। तो दोस्तों सोचिए कि एक कपल जो है वो एक तरह से अपने किचन में लड़ाई कर रहा है या फिर बातचीत कर रहा है, और वो बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है, और वो ही बातचीत अगर पहुंच जाए एक तरह से कोर्ट में, यानी कि वो एक सबूत बन जाए। तो दोस्तों इसमें जो है दो चीज़ें आती हैं। एक तो राइट टू प्राइवेसी, यानी कि बिना पूछे ही रिकॉर्ड करना किसी की बातचीत को, और दूसरा इसमें फिर जो है जो फेयर ट्रायल है, यानी कि जब कोई केस चल रहा है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो एक तरह से फेयर ट्रायल के लिए क्या इस सबूत को यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो यही केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इसी के बारे में आज देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है इस केस में हमें देखने को मिलेगा कि एक पति विभोर गर्ग, तो वो क्या है कि एक जो है रिकॉर्डिंग अपनी बीवी की वो पेश कर देते हैं फैमिली कोर्ट में, और फैमिली कोर्ट उसको एडमिसेबल भी कर लेता है, यानी मान लेता है। फिर वही केस जाता है हाई कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट में पहुंचता है, और हाई कोर्ट जो है उस केस के बारे में बोलता है कि भाई ये तो एक तरह से निजता का उल्लंघन कर रहा है। तो पति का नाम है विभोर गर्ग, और इन्होंने जो केस किया ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की याचिका इन्होंने दायर की थी, यानी डाइवोर्स चाहते थे। और जो इन्होंने ग्राउंड जो रखा था दोस्तों, तो मानसिक क्रूरता यानी कि मेंटल क्रुएलिटी रखा था। तो इसमें जो है गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग की गई, और उस रिकॉर्डिंग को पेश कर दिया गया कहाँ पर, फैमिली कोर्ट में। अब जब इसको पेश कर दिया गया है ना, तो अब जो है आगे देखने को मिलेगा हमें कि फैमिली कोर्ट एडमिसिबल कर लेता है, हाई कोर्ट जो है वो कहता है कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वैध मानता है और एक तरह से फैसला सुना देता है। तो यही केस है दोस्तों। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निजता का उल्लंघन माना, आर्टिकल 21 में जो एक तरह से आता है राइट टू प्राइवेसी, है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को पलट दिया, हाई कोर्ट के निर्णय को पलटा और इस रिकॉर्डिंग को स्वीकार कर लिया। अब क्या बेसिस दिया उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को स्वीकार करने का, तो इसमें जो है प्राइवेसी है, एक तो राइट टू प्राइवेसी और फिर साथ में फेयर ट्रायल, तो दोनों का बैलेंस किया। और जो है इसमें जो एक तरह से बोला गया कोर्ट के द्वारा कि भाई जब एक पति या एक पत्नी एक दूसरे की, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करने पे आ जाए, जासूसी करने पे आ जाए, तो वो शादी पहले ही टूट चुकी है, यानी कि ट्रस्ट जो है वो चला गया है पहले से ही। तो इसमें जो है अब इसको एडमिसेबल करना, यानी कि एक तरह से फेयर ट्रायल में ही ये हेल्प करेगा, है ना। तो ये बोला जाता है कोर्ट के द्वारा, यह मामला निजता से ज्यादा टूटी हुई शादी का बताया। उसके बाद जहां एक पति अपनी पत्नी पर जासूसी कर रहा है, विश्वास की नींव तो पहले ही हिल चुकी है ना। तो इसमें एक तरह से क्या दिखता है कि भाई पहले ही दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, वो तो एक तरह से अब मतलब डाइवोर्स दे ही देना चाहिए। तो इस तरह से इसको एडमिट किया गया है। अब इसमें जो है दोस्तों आ जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122। तो ये क्या है, इस धारा में बोला गया है जो पति पत्नी के बीच जो भी बातें होंगी, तो वो एक तरह से मतलब कि उनकी प्राइवेट बातें हैं, यानी वो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी में आती हैं, है ना। तो उसको जो है साक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसी सेक्शन में एक जो है क्लोज दिया गया है, यानी कि एक्सेप्शन दिया गया है। और एक्सेप्शन क्या कहता है कि जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हों, और इस केस में वो अगेंस्ट ही तो खड़े थे, क्योंकि वो जो है क्या कर रहे थे भाई, एक तरह से डाइवोर्स फाइल किया हुआ था, है ना। तो डाइवोर्स में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े हुए हैं, तो अगर अगेंस्ट खड़े हुए हैं तो वो जो है एविडेंस यूज किया जा सकता है, यानी कोई रिकॉर्डिंग इस तरह की यूज की जा सकती है ना। तो इसमें जो है दोस्तों यही है जो आर्टिकल मतलब सेक्शन 122 जो है एविडेंस एक्ट का, जो इसमें जो है कोट किया गया था कि भाई इसमें एक तरह से ये बोला गया कि भाई ये तो जो है इसका उल्लंघन हो रहा है
लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इसी में एक्सेप्शन भी है और ये केस एक्सेप्शन वाला ही है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए थे। तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 जो है दोस्तों, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था इस रिकॉर्डिंग को, तो ये क्या कहता है, इसका जो है इसमें भी एक सेक्शन है जो बोलता है कि भाई कोई भी इस तरह का सबूत जो एक तरह से हेल्प करेगा निर्णय में तो वो एडमिसेबल हो सकता है। रिकॉर्डेड बातचीत को पारिवारिक विवाद के साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट इस तरह से एडमिट कर सकता है, तो वो एकदम सही था। आगे जो है न्यायालय ने माना कि मानसिक कष्ट का निर्धारण यानी कि मेंटल क्रुएलिटी के बेसिस पर इसमें जो है केस किया गया था। तो दोस्तों मेंटल क्रुएलिटी तो वो किस तरह से स्पष्ट हो पाएगी, तो वो निजी बातचीत के आधार पर ही स्पष्ट हो सकती है। तो इसलिए इसमें कहा गया कि ये जो है एडमिसेबल होना चाहिए, यानी इस तरह की रिकॉर्डिंग एडमिसेबल होनी चाहिए। फोन कॉल रिकॉर्डिंग को भारत में सबूत के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन यह हमेशा मतलब पहले भी किया जा चुका है लेकिन विवादास्पद ही रहा है। प्रामाणिकता, सटीकता और प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इसमें जो है इसलिए प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि भाई मेंटल क्रुएलिटी के आधार पे पहले ही जो है केस किया गया था जो डाइवोर्स के लिए, तो उसको किस तरह से वो कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे कि मेंटल क्रुएलिटी हुई है, तो उसको प्रूव करने के लिए ये रिकॉर्डिंग जो है एज एन एविडेंस मान ली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे जो है पहले जो केस आए हैं, एक राम R.M. मेलकनी बना महाराष्ट्र में आया था, इसमें भी गुप्त रिकॉर्डिंग इस तरह की सीक्रेटली जो रिकॉर्ड किया हो उसको एक्सेप्ट किया गया था। दूसरा S. प्रताप सिंह बना पंजाब राज्य में भी इस तरह की रिकॉर्डिंग को एडमिसेबल माना है पहले भी, और इन्हीं का जो है वो आधार लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे दोस्तों इसमें KS पुट्टास्वामी केस जो है वो मतलब राइट टू प्राइवेसी के बारे में है जो आर्टिकल 21 में ही आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई जो कि फेयर ट्रायल जो है वो भी आर्टिकल 21 में ही आता है, तो दोनों को ये बैलेंस करने के लिए ये जरूरी था। ठीक है, आगे जो है दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा हमें कि भाई इसका जो है मतलब आलोचक कह रहे हैं इसका मिसयूज किया जा सकता है, बातचीत इस तरह से रिकॉर्ड हो सकती है, महिलाएं भी इसका एक तरह से जो है शिकार हो सकती हैं इस तरह की रिकॉर्डिंग का, या फिर मतलब दोनों में ही इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये वैवाहिक जो जीवन है तो उसको इस तरह से बर्बाद कर सकता है। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भाई जहाँ पर रिकॉर्डिंग करने पे आ गए वो लोग, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो शादी में ट्रस्ट था ही नहीं, यानी वो पहले ही टूट चुकी थी, तब भी तो एक दूसरे की जो है जासूसी कर रहे हैं या इस तरह की रिकॉर्डिंग रख रहे हैं, है ना। तो आगे जो है दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा, विशेषज्ञों ने ही कहा कि भाई ये जो है निगरानी और निजता के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसमें विश्वास में कमी, दुरुपयोग और डर का माहौल बन सकता है। तो कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि भाई इस केस में ये जरूरी था, है ना। तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया केवल वैवाहिक मामलों में ही इस तरह की रिकॉर्डिंग स्वीकार की जाएगी, लेकिन भविष्य में अन्य मामलों में इसकी अनुमति मिलेगी या नहीं तो ये न्यायालय की एक तरह से व्याख्या पर ही निर्भर करेगा। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि भाई कोई भी रिकॉर्डिंग करने लग जाए, लेकिन इस तरह से जब वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट जो है तो उसका भी सेक्शन 122 यही कहता है कि उसमें जो एक्सेप्शन क्लोज है कि भाई जब एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं तब ऐसी रिकॉर्डिंग एडमिसेबल हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करना चाहूँगी। नमस्ते।